नमस्कार, मैं हूं अभय किशोर। आप देख रहे हैं आपकी बात, हमारी खास पेशकश खेत में कारखाना में आपका स्वागत है। जी हां, अब एमपी के खेतों में कारखाने खोलने की राह आसान हो गई है। एमपी सरकार कृषि सीलिंग एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। अब उद्योगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना आसान होगा, लेकिन क्या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों के हितों से समझौता कर रही है? सरकार के इस बड़े फैसले के और क्या मायने हैं, आज की इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। केंद्र में भूमि अधिग्रहण बिल पर चल रहे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों को जमीन के लिए राहत देने का रास्ता निकाल लिया है। प्रदेश सरकार कृषि भूमि के सीलिंग एक्ट और भू राजस्व संहिता में बदलाव के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। शिवराज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। एमपी में उद्योग लगाने के लिए जमीन तलाशने में जुटे उद्योगपतियों के लिए एक अच्छी खबर है। मेक इन मध्य प्रदेश का सपना साकार करने में जुटी एमपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उद्योग लगाने में कृषि सीलिंग एक्ट यानी मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा 1960 आड़े नहीं आएगा। सरकार इसमें संशोधन के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब तक गैर कृषि उपयोग के लिए 56 एकड़ से अधिक कृषि भूमि एक साथ नहीं खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब 200 एकड़ तक जमीन खरीदी जा सकेगी। कृषि भूमि को दूसरे काम के उपयोग के लिए खरीदने पर पहले जिला कलेक्टर की एनओसी जरूरी होती थी, लेकिन सरकार ने अब इस रास्ते को भी आसान करने का फैसला किया है। एनओसी की जगह अब जमीन खरीदने के 90 दिन के भीतर प्रशासन को सूचना भर देनी होगी। उसके बाद उद्योगपति जमीन का डायवर्सन करा सकेंगे। सरकार अपने इस कदम को सही बता रही है। जल्दी ही इस मामले में अध्यादेश जारी हो जाएगा। पहले एनओसी लेना आवश्यक होती थी, तब जाके और एक इंडस्ट्री वाले को कई जगह उसके लिए जाना पड़ता था। वो किसानों को पहले नामांकन या सीमांकन या एनओसी लेना पड़ती थी सीलिंग की। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो लेके सीधा कलेक्टर को 90 दिन के अंदर सूचना दे सकता है और उस सूचना के आधार पर एसडीएम अथवा कलेक्टर कोई भी उसको कर सकते हैं। किसानों के अधिकार में कहीं अतिक्रमण नहीं हो रहा है। सिर्फ जो खरीद रहा है उसे समय पर सूचित करना होगा, जिससे जो इन्वेस्टर जमीन रोक के रखते थे उनमें रुकावट आएगी। अब जिसको आवश्यकता होगी वही जमीन खरीदेगा। तो यदि आपने जमीन खरीदी है तो 90 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस कारण से जमीन खरीद रहे हैं। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सरकार भू राजस्व संहिता की धारा 167 में संशोधन करने के लिए भी अध्यादेश लाएगी, जिसके तहत अब भूमि को बंधक रखने से छूट मिल जाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ करके सरकार खेती की जमीन भी बेचने की जुगाड़ में जुट गई है। कैबिनेट ने जिस तरीके से सीलिंग एक्ट, उससे अब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जमीन का अधिग्रहण कर सकेंगे। किसानों की जमीन जहाँ चाहेंगे वहाँ खाली करवा कर खरीद कर वहाँ पर उद्योग लगा सकेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है। ये किसानों के हित में नहीं है। किसान विरोधी फैसला है। सरकार को ऐसे समय पर, जिस समय किसान के ऊपर कई तरह की मार पड़ी है, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। जाहिर है उद्योगपतियों के लिए सरकार एक्ट में संशोधन करने जा रही है, लेकिन इस संशोधन का सीधा फायदा कॉलोनाइजर्स को भी मिलेगा और पहले से ही भूमाफियाओं के चंगुल में जकड़े रियल एस्टेट कारोबार में भी फर्क पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। वहीं कृषि भूमि की बिक्री में आसानी का एक साइड इफेक्ट कृषि के लिए जमीन की कमी के रूप में भी सामने आ सकता है। आलोक पंड्या, IBC 24, भोपाल। शिवराज कैबिनेट के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक्ट के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। साथ ही जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता RN भारद्वाज। आप तीनों का IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है।
दीपक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पिछले 68 साल में, जैसा अन्ना ने कहा है, पिछले 68 साल में 6 करोड़ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धो चुके हैं पूरे देश में। इसके साथ ही देश में जो बहुत सारे कानून हैं जिसके जरिए ज़मीन ली जा सकती थी किसानों की, अब एकदम से मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस पड़ी कि अध्यादेश के जरिए ज़मीन की जो सीलिंग है, लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें संशोधन करना पड़ा? देखिए अभय जी, किसी भी कदम के केवल नकारात्मक पहलू देखने से मैं समझता हूँ इस देश को विकास के रास्ते पर आगे नहीं ले आया जा सकता। अगर अन्ना हजारे ये कहते हैं कि पिछले 60-70 सालों में 6 करोड़ लोग भूमिहीन हो गए हैं, तो दूसरी तरफ उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 50-60 सालों में ही देश की जो 1947 में जनसंख्या थी, उतने लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। आज 30-35 करोड़ लोग अगर इस देश में बहुत गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश में जो आर्थिक विकास हुआ है वो उसकी प्रमुख वजह है। और अगर हम दूसरे देशों से कल तुलना करेंगे, दुनिया के विकसित देशों से तुलना करेंगे, तो हमारे यहाँ वो गति नहीं हो पाई जो दूसरे देशों में रही। तो उसकी वजह भी ये रही कि जितने कदम हमको उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाए हम। और लिहाजा अगर सरकारें अब ऐसे कदम उठाना चाहती हैं जिससे विकास को गति मिले, विकास तीव्र गति से हो, तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसका किसी भी तरह से जो भी विरोध करने वाले लोग हों, वो प्रतिगामी लोग हों और देश के विकास को विरोध करने वाले। देश विकास के रास्ते पर बढ़े, हर व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन देश में बहुत सारी बंजर जमीन भी पड़ी है, फिर खेती क्यों लिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, बंजर जमीन भी ली जाएगी और खेती की जमीन को प्राथमिकता उद्योग के लिए दी जाए, ऐसा मैं समझता हूं कहीं भी नहीं कहा गया है। प्राथमिकता बंजर जमीन को ही दी जाती है। लेकिन अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं, हर आदमी की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, हर आदमी को गरिमापूर्ण जीवन देना चाहते हैं और देश के 70-80 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मायने हैं कि आपको विकास के लिए जो भी कदम आवश्यक हैं वो उठाने होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि इस देश में जो 1970-75 के दशक के आसपास 75% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित थी, 2050 में भी 75% लोग कृषि पर आधारित रहें, तो मैं समझता हूं गरीबी के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ऐसी गरीबी और गुर्बत से उबारने के लिए विकास जरूरी है। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाला है और निश्चित तौर पर आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों को जो विकास के, आप इससे सहमत हैं? देश को विकास पर के रास्ते पर ले जाने के लिए किसान से उसकी जमीन छीनना आवश्यक है, उसके बिना देश गरीब रह जाएगा, देश किसानों का मोहताज रह जाएगा। आप सहमत हैं इससे? देखिए अभय जी, एक बड़ा पुराना सिद्धांत है जिससे दीपक जी भी सहमत होंगे कि घर बेचकर और जमीन बेचकर कोई अमीर नहीं हुआ, वो गरीब हुआ है। यदि आप किसान की जमीन बिकवा देंगे तो उसके पास बचेगा क्या? वही तो उसकी पूंजी, वही उसकी संपदा, वही उसकी माँ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है अभय जी कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार इस प्रकार का कानून लेकर आ रही जैसा कि साफ दिखता है, तो सरकार को थोड़ी लज्जा आना चाहिए, क्योंकि सरकार के जीडीपी का 22% कृषि है। इस मध्य प्रदेश में सरकार के दावे के हिसाब से कृषि में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ है उस क्षेत्र की ग्रोथ आप रोकना चाहते हैं, यानी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रोकना चाहते हैं। तो ये क्या छोटा भूमि अधिग्रहण लेकर आ रहे हैं आप, जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी सरकार, शिवराज सरकार, दोनों की नीति अभय जी किसान विरोधी नीति, उसकी शुरुआत होती है मार्च के पहले सप्ताह से। 4 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेशकों का एक सम्मेलन करते हैं और जहां पर एक शब्द सामने आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने में सहूलियत के लिए। और इस काम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग नाम की कंपनी को ठेका भी दिया है। तो कुल मिलाकर ये उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ करके एक षड्यंत्र बनाया गया और मुख्य सचिव महोदय सरकार के साथ इसमें मिले हैं। 7 मार्च को एक पत्र जारी होता है। आरोप है कि उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ की गई है। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने के लिए ये अध्यादेश जारी किया जा रहा है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू होगा, जो पहले हो चुके हैं सौदे उनके लिए भी लागू होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अभय जी, मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग गांव में रहना चाहते हैं और जिनको शहरी सुविधाएं मुहैया नहीं है, जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग हैं और वो शहरों में निश्चित तौर पर आना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर वो शहरों में आना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर शहरों में जो भी विकास होता है उसके लिए जमीन की जरूरत होगी। खुद पंकज चतुर्वेदी जी कोलार क्षेत्र में रहते हैं। अगर 20-25 साल पहले वहाँ जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ होता तो वहाँ खेत होता, फिर ये भी किसी गाँव में रह रहे होते और निश्चित तौर पर वो सारी सुविधाएं नहीं होती। और खाली भोपाल की बात नहीं है,
रायपुर हो, दिल्ली हो या किसी भी देश भर के किसी भी अंचल में जाइए, जिस भी क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण हुआ है उस क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से निश्चित फायदा हुआ है, उनका जीवन स्तर सुधरा है, उनकी व्यावसायिक स्तर सुधरा है। दीपक जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर कि देश का विकास होना है तो गांव का शहर बनना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक किसान नेता भी हैं साथ में जबलपुर से, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जब तक किसान का खेत न ले लिया जाए तब तक देश का विकास नहीं होगा, तब तक गांव का विकास नहीं होगा। भारद्वाज जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, इससे कोई इत्तेफाक नहीं है जी। मैं भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा कि इलेक्शन में चुनाव के लिए फंडिंग किसने की? जी। फंडिंग की उद्योगपतियों ने। तो ये उद्योगपतियों की सुनेंगे कि किसान की सुनेंगे? किसान तो चंदा देता नहीं, देता भी है तो नॉमिनल चंदा देता है जी। तो ये हमेशा उद्योगपतियों का पक्ष रखेंगे, किसान का पक्ष क्यों? किसान तो पिछले 3 साल से परेशान है। भारद्वाज जी, एक जो किसान को राहत देनी चाहिए को संशोधन के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसमें एक क्लाउज ये भी है कि जो पहले कोई किसान बेचना चाहता था तो पहले उसको उसका डाइवर्जन कराना पड़ता था, लैंड यूज चेंज कराना पड़ता था, तभी वो उसको बेच सकता था। कलेक्टर की नो ऑब्जेक्शन भी उसको चाहिए होती थी, एनओसी चाहिए होती थी। अब वो बिना इस प्रोसेस में गए किसान बेच सकता है। क्या इससे किसान का फायदा होगा? इससे किसान का क्या फायदा होगा? वो जमीन और उसकी चली जाएगी, भूमिहीन और हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट किसान की पहले व्यवस्था सुनिश्चित करे जी कि इसकी जमीन जाने पर या इसकी जमीन खरीदने पर इसको स्थायी नौकरी मिलेगी या इसको स्थायी उसमें शेयर मिलेगा। नहीं तो किसान दोनों तरफ से जाएगा, जमीन भी गई और कारोबार भी गया उसका। उसकी रोजी रोटी तो किसान ही है ना। जी जी। पंकज जी, जब हमारे पास खेती नहीं बचेगी तो हम लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो लटका हुआ है, तो ये बैकडोर से लैंड एक्विजिशन बिल राज्यों में लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभय जी, मैं आपकी बात से पूरी सहमति जताता हूं कि बैकडोर से मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के काले कानून को लागू करने की तैयारी है और ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो। इन्होंने जिन उद्योगपतियों से, जो हमारे मित्रों ने बात कही, मैं सहमत हूं कि जिन उद्योगपतियों से इन्होंने चुनाव के लिए चंदा लिया था उनका कर्ज उतारने पर किसानों की भूमि लेकर उनका कर्ज उतारेंगे तो आपको हाय लगेगी, पाप लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह अभय जी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर की इन्वेस्टर समिट में कहा था कि मध्य प्रदेश के नक्शे में आप जहां चाहे उंगली रख दीजिए, मैं आपको वहां जमीन दूंगा। तो आज मुख्यमंत्री इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मालिक है, क्या सेवक है? ये किसान पुत्र मुख्यमंत्री है या किसान के विरोधी मुख्यमंत्री है? तो ये झूठे लोगों की सरकार है अभय जी। मध्य प्रदेश में लगातार 3 साल से ओले पाले और असमय वर्षा से किसान की स्थिति खराब है। उसको राहत देने की बात की जा रही है, उसको मुआवजा देने की बात की जा रही है। और दूसरी ओर आप ये षड्यंत्र दीपक जी पर आरोप है, दीपक जी आपकी पार्टी पर आरोप है कि आपने वादा नहीं निभाया है। जो मुआवजा मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिला, समय पर उसको जो रोजगार मुहैया होना चाहिए, अगर उसकी हम रोजी रोटी छीन रहे हैं, अगर उसकी जमीन छीन रहे हैं तो उसको मुहैया किया जाना चाहिए था पर्याप्त रोजगार। क्या पर्याप्त रोजगार के अवसर दिए सरकार ने? देखिए, मैं समझता हूं अभय जी, पहले तो आपका जो सवाल है वही पूर्वाग्रह के साथ है। और मैं ये पूछना चाहूंगा, जो भार्गव जी किसान नेता हैं, इस देश में जो किसान हैं और जितनी कृषि की जमीन है, अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, अगर बाकी आर्थिक विकास नहीं होंगे, तो क्या उतनी कृषि उन सारे किसानों का पेट भरने के लिए सक्षम है? निश्चित तौर पर नहीं है। और इसीलिए एक बड़ी आबादी को निश्चित तौर पर दूसरे ऐसे संसाधन तलाशने होंगे जिनसे उनकी आर्थिक प्रगति हो। अगर कृषि का जो मौजूदा स्वरूप है और उस पर डिपेंडेंट लोग हैं, अगर वो पर्याप्त होते तो अगर गाँव से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है वो नहीं होता। ऐसे लोगों को जो आज कृषि पर निर्भर हैं, ना तो उनको पर्याप्त शिक्षा मिलती है बड़ी संख्या में, ना उनके पास उसी क्षेत्र में रोजगार, क्योंकि एक ही परिवार में 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है, 4-4 भाइयों के परिवार होते हैं, वो सब पलना संभव नहीं होते हैं। जी। और गरीबों के नाम लेकर, किसानों का नाम लेकर इस देश में लगातार कई दशकों से लोगों को गरीब बनाए रखने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति करती रही है और कई कथित किसान नेता और एनजीओ इस तरह के लोगों के ऊपर अपनी राजनीति और अपना धंधा चलाते रहे। मैं समझता हूं आज देश को इससे उभरने की जरूरत है। और देश में जिस भी क्षेत्र में लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण बढ़ा है, जिस भी क्षेत्र में अगर भूमि अधिग्रहण हुआ है या आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, किसानों को फायदा हुआ और उन सारे क्षेत्रों में किसान
आप अपने अपने क्षेत्र में देख लीजिए, रायपुर में देख लीजिए, जिन क्षेत्रों में उद्योग आए हैं, जिन क्षेत्रों में शहरीकरण हुआ है, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र किसानों का, गरीबों का लाभ हुआ है, उनकी आमदनी बढ़ी है, बहुत उनके सारी बच्चों की चीजें शिक्षा बढ़ी जुड़ी हुई है। हैं। दीपक जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लौट कर आएंगे तो आपके इस आरोप का भी उत्तर लेंगे पंकज जी से कि क्या ये साजिश कांग्रेस के समय से चल रही थी, किसानों को गरीब बनाए रखा जाए, उनको उनकी जमीन पर निर्भर रख के उनका विकास रोका जाए। अभी एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक अध्यादेश को हरी झंडी दिखाई है, जिसके जरिए जो लैंड सीलिंग एक्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें संशोधन किया जाएगा। इस लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव के जरिए अब कई ऐसे जो प्रावधान थे जो कि किसानों की ज़मीन या उद्योगों के लिए ज़मीन मुहैया कराने में आड़े आ रहे थे, उन अड़चनों को दूर करने की कोशिश की गई है। मसलन पहले केवल 56 एकड़ ज़मीन ली जा सकती थी कृषि, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 200 एकड़ कर दिया गया है। साथ ही कृषि भूमि बेचने के लिए पहले कलेक्टर की परमिशन चाहिए होती, उसकी एनओसी आवश्यक थी, डाइवर्जन उसका आवश्यक था। अब जो नए प्रावधान किए जा रहे हैं, जो अध्यादेश के जिस स्वरूप को मंजूरी दी गई है, उसके तहत कलेक्टर की एनओसी आवश्यक नहीं रह गई है। जमीन खरीदने के बाद 90 दिन के भीतर प्रशासन को सूचित करना होगा और उसके जरिए फिर इसका डाइवर्जन हो सकेगा। तो ये किसानों के लिए हितकर है या अहितकर है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और साथ ही जो जैसा कि बीजेपी के हमारे साथी जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, दीपक विजयवर्गीय जी बता रहे थे कि देश के विकास के लिए, उसको गति देने के लिए इस तरह के फैसले आवश्यक हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक जी, जो ये नया अध्यादेश लाया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर सरकार जिसको विकास का अध्यादेश बता रही है, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है, किस तरह के उद्योग हैं जिनकी एमओयू पेंडिंग है और उसके लिए सरकार को कितनी जमीन की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं सरकार का ये जो फैसला है वो किस तरह के उद्योगों के लिए इस दिशा में नहीं है। ये एक नीतिगत फैसला है कि जमीन के अधिग्रहण के लिए विकास की कोई भी परियोजना हो, चाहे वो भवनों के निर्माण की हो, चाहे उद्योगों की हो, चाहे सड़कों के निर्माण की हो, राजमार्गों के निर्माण की, किसी भी स्तर पर अगर भूमि का अधिग्रहण करना होता है, निजी क्षेत्र भूमि लेना चाहता है, तो उसको बहुत सारे व्यवधान होते हैं और जमीन अभी भी ली जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो लाल फीताशाही का रोल है वो बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों में अवरोध पैदा होते हैं और अवरोध पैदा होने की वजह से विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो उन विकास की बाधाओं को दूर किया गया है और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होना चाहिए और इस स्वागत इस दिशा में होना चाहिए। कोई तो ऐसी सरकारें आई हैं जो कठोर फैसले कर रही हैं, सख्त फैसले कर रही हैं और किसी की जो ऐसे फर्जी बदनामी करने वाले लोग हैं उससे हम डरने को तैयार नहीं है। क्योंकि पिछली सरकारें आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकारें थी, बहुत सारे फैसला लेना चाहते थे लेकिन डर के मारे नहीं कर पाए, भय के मारे नहीं कर पाए। तो इस तरह से हमारी सरकारें डरने वाली नहीं है और विकास के लिए हमारी अंतरात्मा जो कहती है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जी पंकज जी, ये बात तो सही है कि अड़चन जो लाल फीताशाही है उसने देश को 10 साल तक बहुत परेशान रखा। बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो आगे बढ़नी चाहिए, कहीं पर्यावरण की मंजूरी के चलते नहीं बढ़ पाई, कहीं किसी और नीतिगत फैसले को लेने में देर के चलते नहीं बढ़ पाई। जो गठबंधन की राजनीति की व्यवस्था ने पिछले 10 साल तक यूपीए की सरकार को घेरे रखा, क्या वो जड़ता तोड़ रही है बीजेपी की सरकार? देखिए अभय जी, पहली चीज तो बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक अभय पार्टी है, हमको किसी का भय नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गठबंधन का नई सरकार नहीं है और बहुमत, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप गति और प्रगति के नाम पर आप वहां किसानों का खून चूसने की तैयारी कर रहे हैं। ये शायद भूल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र कि हमारे देश की आय में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। कृषि प्रधान देश, और यदि आप किसानों को खत्म करेंगे, खेतों को खत्म करेंगे, उनकी जमीन बिकवाएंगे, कृषि प्रधान देश है तो क्या हम जीवन भर, ताउम्र, सदियों तक लगातार केवल कृषि पर ही निर्भर रहेंगे? क्या औद्योगिक विकास वक्त की जरूरत नहीं है? देखिए जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन अभय जी, किसानों की जमीन के दम पर किसानों को भूमि से बेदखल कर यदि विकास होता है तो गलत है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा कि यदि सरकार वास्तव में ईमानदार होती और उद्योगपतियों का और मध्य प्रदेश का हित चाहती तो सरकार ये करती कि मैं उदाहरण दूंगा कि भोपाल की बात करूं, भोपाल में गोविंदपुरा क्षेत्र है, पीलू खड़ी क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल एरिया पर, ये फ्लॉप इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां पर 10% इंडस्ट्री काम करी, 90% जमीन बेकार पड़ी है। मंडीदीप में 5 बड़े उद्योगों को आप छोड़ते हो तो भोपाल, उसके अलावा कोई बड़ी
बड़ी इंडस्ट्रीज न हो, ऐसी नहीं जो सर्वाइव कर रही हो। तो सरकार यदि सच में हितैषी है तो इन क्षेत्रों का सर्वे करे, देखे कि कहां पर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो उसने डेवलप करे थे वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, वहां बसा उद्योगपतियों किसको आपत्ति है, जो बंजर जमीन है उसको चिन्हित करे। पर आपकी नजर किसानों की भूमि पे क्यों है समझ नहीं आता। ये इसलिए है अभय जी कि नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये दोनों लोग किसान विरोधी हैं। मोदी जी ने अपने चुनाव में घोषणा पत्र में बहुत बड़ा वादा किया था कि किसानों को समर्थन मूल्य का, उनका लागत का 1.5 गुना जो है समर्थन मूल्य दिया जाएगा, और यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस वादे से मुकर गई। मोदी जी के दबाव के कारण ये तो एक राजनीतिक बयान हुआ कि दोनों किसान विरोधी हैं, मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है, शिवराज जी की सरकार किसान विरोधी। जो दूसरा मसला आपने उठाया उसका जवाब जरूर मैं दीपक जी से लेना चाहूंगा। दीपक जी, जो इंडस्ट्रीज लगी उनकी अपेक्षित ग्रोथ नहीं है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए अभय जी, पहली बात तो मैं समझता हूं कि पंकज चतुर्वेदी जी को पूरी जानकारी नहीं है। ये जो स्थिति बता रहे हैं 10 साल पहले होती थी, जब गोविंदपुरा में या मंडीदीप में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट्स खाली होते थे, शेड खाली होते थे। आज ये जाकर देखेंगे तो सभी जगह औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर देश का विकास करना है, मैं इनसे फिर कहना चाहूँगा, देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक गतिविधियों से लगाना है तो निश्चित तौर पर उसके लिए जमीन की जरूरत होगी। अब ये अगर ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जमीन की जरूरत तो होगी, लेकिन कोई मंगल ग्रह पर जमीन आएगी या बुध या बृहस्पति ग्रह पर जाकर कोई उद्योग लगेंगे, तो मैं समझता हूँ बड़ी हास्यास्पद बात है। जमीन अगर हमको चाहिए है उद्योगों के लिए, विकास की दूसरी गतिविधियों के लिए, तो इसी देश में हमको जमीन लेनी होगी और बहुत सारे करोड़ों लोगों को इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। आज जिस जमीन के ऊपर कुछ हजार लोग अवलंबित हैं, हो सकता है लाखों लोगों की जीवन जो है उससे बेहतर हो जाए, गरिमायुक्त जीवन उनका हो जाए। और ये हुआ है, जहां पर भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं वहां पर लोगों का जीवन स्तर उठा है, किसानों का भी, गरीबों का भी, भूमिहीनों का भी, हर स्तर पर मैं समझता हूं फायदा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी को चूंकि नकारात्मक बात करनी है, सख्त फैसले लेने की इनकी आदत नहीं है, लीडरशिप इनके पास है नहीं, लोकसभा का सत्र हो गया, समय पर उद्योग लग पाए, जिन उद्योगों को जमीन मुहैया करा रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रावधान किया गया कि 3 साल के भीतर उसका उपयोग होना चाहिए। जो उद्योग लग रहे हैं, जिनके लिए जमीन मुहैया कराई जा रही, जो प्रोजेक्ट उस पर आ रहे हैं, वो समय पर कार्यान्वित हो सके, इसके लिए सरकार क्या करेगी? नहीं, निश्चित तौर पर वो ये जो इन्होंने खुद ने उसका उपयोग किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार की तरफ से कहीं कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन उद्यमशीलता या उद्यम गतिविधि कहीं पर भी होती है। दुनिया में कहीं पर भी नए उद्योग लगते हैं तो उद्योग कोई सरकारी नौकरी की तरह नहीं होते हैं कि आपने उद्योग लगाया और अगले महीने से उसके अंदर से सैलरी मिलना शुरू हो गई आपको। उद्यम जहां भी होते हैं तो सक्सेस भी होते हैं, फेल्योर भी होते हैं, सब गतिविधियां होती हैं, लेकिन उद्यमशीलता के जरिए ही कोई देश आगे बढ़ता है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो या चीन जैसे देश हो, उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़े हैं। और भारत को भी अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर लाल फीताशाही की जो 200 सालों की गतिविधियां हैं, जो नियंत्रण है, उससे उद्योगों को मुक्त करने की गतिविधि हमको बढ़ानी होगी। एक बहुत छोटा सा वाकया आपको बताना चाहूंगा। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का इलाका है, वहां जमीनों के दाम आप जानते हैं अनाप शनाप है। सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीन ली, बड़ा मुआवजा दिया, और निश्चित तौर पे जो बात कही गई कि लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, निश्चित तौर पे लोगों का जीवन स्तर सुधरा, किसानों के पास ढेर सारा पैसा आ गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उस पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से वो सारा पैसा खत्म हो गया और उनमें बहुत सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गए। यहाँ जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, क्या उसके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न के लिए कोई योजना है? नहीं, मैं समझता हूं कि इस तरह कुछ मामलों में ऐसा हुआ हो, ग्रेटर नोएडा में ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार जहां पर भी जमीन का अधिग्रहण करती है, जिन उद्योगों के लिए करती है, आमतौर पर प्रावधान होते हैं कि जमीन की जो भी बाजार कीमत है उससे कई गुना मुआवजा मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, किसान परिवारों से संबंधित जो भी कम से कम एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। तीसरी बात, जो छोटी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, छोटी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से संबंधित हो, मोटर वाइंडिंग हो या इस तरह की। तो चलिए, सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो सुधार किए जा रहे हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के विकास में और ओवरऑल देश के विकास में ये मददगार होंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कृषि सीलिंग एक्ट में किए जा रहे बदलाव की और उसके लिए लाए जा रहे अध्यादेश की। अब ये देखना ये होगा कि जो बदलाव लाए जा रहे हैं वो कितने पॉजिटिव होंगे, कितना उससे उद्योग लग पाएंगे, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ पाएंगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। आपकी बात
कि अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ। आज मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।